कान की टाइम्स जेडा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं टीटू बदवाल साहब, जो यहाँ के बिहार के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो पहले सवाल सबसे पूछते हैं सर, यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उसके मन में एक भावना है कि जो बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी जो है वो एक धार्मिक एजेंडा लेके कम्युनल टाइप का पॉलिटिक्स करते हैं। तो उस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? MIM क्या करती है? MIM पैदा कब हुआ? MIM करती क्या है? एक छोटी सी पार्टी MIM, मुस्लिम क्या, इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है इनका। हैदराबाद सबका स्पीच सुनिएगा ना तो दिल दहल जाएगा आपका। ये हैदराबादी कैसा स्पीच देता है, मुँह पे लगाम भी नहीं रहता, जबान पे लगाम भी नहीं रहता। हम लोग तो उस टाइप का स्पीच नहीं देते। और मैं जात से मुसलमान हूँ, मैं आपको बता दूँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का राजनीति करती है, मैं मानता हूँ। क्यों ना करे? मुझे सिर्फ कोई आदमी ये बता दे कि क्यों ना करे। आप हमको इज्जत नहीं दीजिएगा तो हम कहीं तो इज्जत ढूंढेंगे ना। हिंदू समाज में हमको इज्जत मिला है। मैं एक सीट से आज 329 सीट पे पहुंच गया हूँ, उन्हीं के बदौलत ना। लेकिन उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कभी भी इन्होंने भेदभाव का राजनीति नहीं किया। ये आज भी 130 करोड़ हिंदुस्तानी को सिंबल करके कोई भी चीज़ योजना लागू करते हैं। हम गला लगाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आइए तो, हमारे साथ बैठिए तो। हैं? आप दूर से बोल देते हैं कॉमनल है, कॉमनल है, कॉमनल। हम तो एक सवाल हम आपके माध्यम से पूछते हैं, बताइए, जहाँ पे 10 नन मुस्लिम आदमी बैठेगा, वो क्या मस्जिद का बात करेगा या रोड का बात करेगा? वो बात करेगा मंदिर का, वो बात करेगा अपने धर्म का, दूसरे का बात नहीं करेगा। लेकिन वहीं आप 10 हिंदू के बीच में 5 मुसलमान को बैठा दीजिए, तो क्या मंदिर और मस्जिद की गप होगी? नहीं होगा। उसके बाद विकास का बात होगा, सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा, इसका बात होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को जोड़ा जाए। मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो कहीं भेदभाव नहीं नजर आता। मैं बंगाल जाता हूँ और भी कहीं कहीं जाता हूँ, बोर्ड मेरी गाड़ी में लगी हुई है, कहीं तो मुझे भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ा। लोग, मैं देखा हूँ, मुझे एक बार बहुत खुशी महसूस हुई कि मैं जब अपने फ्रेंड के बेटी के तिलक में जा रहा था, एक रास्ते में एक रेस्टोरेंट में मैं रुक के खाना खाने रुका, तो 5-7 लोग बाहर में बंगाल के लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं निकलूँगा तो मुझसे भेंट करेंगे, और सीना लग से लगा के उन्होंने हमारा स्वागत किया। तो आप हमारे पास आइए तो। अगर हम आपको इज्जत नहीं दें, सम्मान नहीं दें, तब ना आप कहिएगा कि हिंदू की पार्टी है, कॉमनल पार्टी है। वो वैसी कॉमनल नहीं है। हम कॉमनल हो गए। हम 84% की बात करेंगे तो हम कॉमनल हो गए। आप 16% की बात कर रहे हैं सीना ठोक ठोक के, तो आप कॉमनल नहीं है। तो ये सब इल्ज़ाम है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कॉमनल फीलिंग्स वाली बात नहीं है। हमारा देश है, हमारे पूर्वजों का देश है। तो हमको जिस ढंग से आगे बढ़ना है, देश चलाना है, हम उस ढंग पे चलें। सर, एक और सवाल है आपसे। जैसे सर, एक लोगों में सर लिंचिंग वाले मामला बहुत खुल के सामने आई थी, उस वजह से भी काफ़ी लोग अपना जो है नज़रिया थोड़ा बदल लिए हैं कि ऐसा शायद हो सकता है, हकीकत है। आप जो कह रहे हैं वो हकीकत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन लोग जो वो लिंचिंग वाला मामला से जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उसकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि कम्युनल कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मॉब लिंचिंग का जहाँ तक मामला है, तो कहीं पे कोई घटना घटा, व्हाट्सएप पे वायरल हो गया, आप व्हाट्सएप पे देखते हो, व्हाट्सएप पे वायरल हो गया, फेसबुक पे वायरल हो गया, उसका हकीकत कोई नहीं जानता। उसको नाम दिया जाता है मॉब लिंचिंग का। कौन देता है? ये MIM, कांग्रेस। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में RJD से, सॉरी, बिहार में RJD से कह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के रीजन में भागलपुर दंगा हुआ था, शायद आप बहुत छोटे होंगे उसमें। भागलपुर दंगा हुआ था, तब किसी को मॉब लिंचिंग याद नहीं आया था। 84 में दिल्ली में दंगा हुआ, सिखों को काट काट करके फेंक दिया इन लोगों ने, तब मॉब लिंचिंग समझ नहीं आया था। अभी क्या है, कहीं पे एक आदमी मर जा रहा है तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है, घटना घटा होगा, मैं उसे इनकार नहीं करता, घटना घटा है। लेकिन होता क्या है ना, जब आप सत्ता में आते हैं ना, तो आपको कुछ बेईमान टाइप के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, समझे, वो थोड़ा उद्दंड हो जाते हैं, सोचते हैं सरकार मेरा है तो हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन सरकार ने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया है। घटना दुर्घटना हर जगह होता है, हुआ है। ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं मरे हैं मॉब लिंचिंग में, मुसलमान ही खाली मर गया है। लेकिन है क्या, मुद्दा चाहिए अगले को। तो एक मुसलमान मरा, पूरा हिंदुस्तान उसको ढूंढ रहा, पिट रहा।
एक हिंदू मर गया, उसको दिखाने वाला कोई नहीं। नीतीश जी की सरकार में 264 करोड़ लागत से जो गोपालगंज में पुल बनी थी वो एक बरसात में ही ढह गया, तो उसके आप उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा काम हुआ था कि एक बरसात भी न झेल सके? देखिए, अफवाहों का बाजार गर्म है, और जिस इंसान का परवरिश हराम के पैसा में हुआ हो उसको क्या मालूम है कि पुल कितना मीटर का पुल कितना पैसा है बनेगा। गोपालगंज में जो 70 घाट पुल बना था वो आज भी सही सलामत है, और उस पुल पे नंदकिशोर यादव जी ने बजाते वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर मीडिया में डाल भी दिया कि भाई स्टार्टिंग से अप्रोच से बाइक पे बैठे और पूरा पुल पे रिकॉर्डिंग करते हुए पुल के उस पार जाकर उन्होंने बोला कि भाई ये पुल सही सलामत है, और सामने में जो लिखा हुआ था वो भी दिखा दिया। अभी क्या है, सरकार के ओपोजिशन में लोग के पास मुद्दा नहीं है, तो बकरी मरता है बोल देता है कि हाथी मर गया। जो पुल के बाद दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो गोबर भरा है उसके दिमाग में, बढ़ा नहीं ना है ज़्यादा भाई, उसको क्या मालूम है कि कितना पैसा में कितना मीटर का पुल बनता है। 100 मीटर का ब्रिज दिखा रहे हैं, 264 करोड़ का लागत बता रहे हैं, वो भी पुल नहीं बहा, सिर्फ अप्रोच बहा है। तो इतना भीषण पानी में अप्रोच किसी भी पुल का बह सकता है। तो सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिए कि 264 करोड़ का घोटाला हो गया। पुल बना है 100 मीटर का, उसका अप्रोच बहा है, बोल रहे हैं 264 करोड़ रुपया खा गया, गमन कर गया। देखिए, लालू जी के रीजन में, अब बीच में उप मुख्यमंत्री रहे थे तेजस्वी यादव, इन लोगों के रीजन में कभी पुल बना हो तब इनको पता हो, उद्घाटन भी किए हो तो पता हो कि हाँ कितना लंबा पुल कितना पैसा में कितना बजट में बनेगा, पता तो कुछ है नहीं। कोई बोल दिया, कान में खुशी दे दिया कि भैया वहाँ ना पुल बह गया, अच्छा बनाओ जल्दी, मीडिया वालों को हम स्टेटमेंट दे देते हैं। ये सब बेतुका बच्चा है जिसको राजनीति सीखने की जरूरत है। वो क्या नीतीश कुमार को टक्कर देंगे या नीतीश कुमार को सरकार से गिराने की बात करते हैं? उनका अपना परिवार संभल नहीं रहा है, झूठ का हंगामा कर रहे हैं बिना मतलब का। सर, अभी फिलहाल में मंझोक में जो है बाढ़ आई थी, तो उसमें जो है 3-4 परिवार जो है बिल्कुल उसका घर जो है बह के चला गया। तो उन लोगों के लिए सहायता के लिए क्या आप उस जगह जाके जायजा किए या उनके लिए कुछ व्यवस्था किए? देखिए, मंझोक में जो अभी कुछ लोगों को परेशानी हुई है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो नदी का क्षेत्र है उस जगह अगर आप बसिएगा तो बाढ़ आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो लोगों को भी इस चीज़ के लिए सचेत होना पड़ेगा पहले से कि मान लीजिए सरकारी ज़मीन ही कहीं खाली ज़मीन है, या मान लीजिए आपका निजी ज़मीन है, अगर वो नदी के किनारे पड़ता है, नदी के क्षेत्र में पड़ता है, तो आप उसमें घर नहीं बनाइए। और मंझोक में जो भी अभी घटना घटा है, बाढ़ से रोड कट गया है, तो वहाँ बहुत तेज़ी से आपको प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, और बहुत हद तक प्रोटेक्शन किया भी गया है, और अभी भी काम चल रहा है। मैं देखा हूँ उसको, अभी भी काम चल रहा है। और वहाँ पे जो भी मान लीजिए कार्यरत लोग हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और हमको लगता है उस मंझोक वाले रोड का टेंडर भी हो चुका है, और हमको लगता है 1.5 साल के अंदर वो रोड आपको बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार भी हो जाएगा। सर, लेकिन ओपोजिशन या कोई भी जो और लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो है लॉकडाउन जो है वो काफ़ी पहले लगा दिया, और जब ज़रूरत थी उस टाइम लॉकडाउन को हटा दिया गया। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार में ना एक से एक आला कमान, आला दिमाग लोग बैठे हैं, जिनको ये जज करना पड़ता है कि हम किस समय क्या काम करेंगे कि देश खतरा में भी ना पड़े और हमारा अर्थव्यवस्था भी ना बिगड़े। अभी माइक उठा के बोलने के लिए हम भी कुछ बोल दें, तो ये क्या है ना, नेगेटिव पॉजिटिव पहलू चलते रहता है, कभी तुम आगे कभी हम आगे। तो सरकार का क्या है ना, देखिए सरकार कोई भी काम करेगी, समझे, तो ये उसमें बुराई ढूंढेंगे, ये अपनी बुराई भूल जाते हैं, ये खाली सरकार की बुराई ढूंढते हैं, समझे। अगर मान लीजिए यही लॉकडाउन जनवरी में लगा दिए रहते तो बोलता काम का समय था, जनवरी में फसल लगाना था, तो आमदनी ज़्यादा होता तो लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन मान लीजिए मार्च में लगा दिए, तो बोले भाई मार्च में काहे लॉकडाउन लगा दिया। तो ये सब बेतुका सवाल है इन लोगों का, सब बुद्धि भ्रष्ट आदमी लोग हैं जो सवाल करता है, ये सब अफवाह। और देखिए 130 करोड़ हिंदुस्तान में आबादी है, ये कोरोना काल में पर डे लोग जैसे ऐसे नॉर्मली डेथ हो जाती थी ना, उससे कम डेथ रेशियो भी कोरोना काल में है। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, सरकार विफल हो गया कोरोना को मतलब मात देने में। सरकार क्या करेगा ये बात बताइए। सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि लॉकडाउन किया, भैया घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, बिना मास्क का मत घूमिए, हैं। हम लोग तो हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे हैं। इटली वर्ल्ड में 2 नंबर पे है, वो कोरोना से पार नहीं पा सका, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। और हमारी आबादी को आप रोक भी नहीं सकते हैं। आप एक पान दुकान कहीं पे खुला छोड़ दीजिए, देखिए 150 आदमी का भीड़ होगा वहाँ पे,
क्यों? ये अशिक्षा का हम लोग के में जो स्तर है ना, हम लोग क्या है ना, देखिए हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भी। जितना केस हिंदुस्तान में है इससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा केस अभी तक हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का इम्यून सिस्टम और हम लोग का खाना इतना पौष्टिक और अच्छा है कि कोरोना हम लोग पास टिक नहीं रहा। वही लोग कोरोना से पीड़ित हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। जिसको इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वही लोग अच्छा ग्रसित भी हो रहा है, ठीक भी हो जा रहा है। लोग खांसी या बुखार का दवाई खा के ठीक हो जा रहा है। तो कोरोना कोई फैक्टर नहीं है हिंदुस्तान के लिए। सर, जो आने वाला चुनाव है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? नमस्कार। तैयारी हमारी शुरू से, कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज हम मैदान में आए, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दिए, चुनाव लड़ना है हमको इसलिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं। जन सेवा भाव मन में होना चाहिए, आपको समाज से जुड़े हुए रहना चाहिए। और मैं बचपन से सामाजिक कार्यों में लिप्त रहा हूँ, और जब से काम करना शुरू किया, मतलब पैसा अर्न करना शुरू किया, तब से दिल खोलकर गरीबों की मदद की। आज भी करते हैं, मन में भेदभाव नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि तैयारी क्या करना है, तैयारी तो पब्लिक करती है कि चुनाव लड़ाना है, जिताना है, हरा देना है। नेता कोई तैयारी नहीं कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन तैयारी नहीं करता है। इसीलिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार का जो एमएलए का दावेदार है, कौन सबसे आगे है यहाँ किशनगंज में? देखिए, किशनगंज में अब दूसरी पार्टियों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं कि कौन दावेदार है, लेकिन हमारी पार्टी का जो रणनीति रहा है वो पार्टी आला कमान तय करती है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। यहाँ दावेदारी कोई नहीं करता है कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। वो पार्टी का सर्वे होता है, सर्वे के अनुसार पार्टी तय करती है कि हाँ फलना उम्मीदवार को हम लोग इस बार कैंडिडेट बनाकर अपने मैदान में देंगे। आपसे एक आखिरी सवाल है, जो मुस्लिम्स जो सोचती है कि जो बीजेपी जो है एक कम्युनल एजेंडा लेके चलती है, तो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपके करीब आए, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा इसीलिए बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हम लोगों से जुड़ सकें। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हाथ फैलाकर अपने भाइयों को सीना से लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमारे साथ आइए, तो हमारे साथ चलिए, तो हमारे साथ बैठिए, उठिए, खाइए, हमारे साथ रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की नज़र से देखती है, कोई हिंदू और मुसलमान की नज़र से नहीं देखती। और मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़िए, उनकी तरफ आकर्षित होइए, आके एक बार देखिए कि आखिर हाँ ये चीज़ है क्या। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बहुत करीब है। आने वाले समय में हमारा सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम होगा, मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉमनल भावना का आरोप लगता है बीजेपी पे, हमें एक बात बताइए, आज MIM पार्टी है, उसमें मैक्सिमम आपको मुस्लिम मिलेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। और जब 10 मुसलमान एक जगह बैठेंगे तो आपको लगता है कि वो मंदिर का बात करेंगे, सड़क निर्माण का बात करेंगे? नहीं, मस्जिद की बात होगी, मदरसा की बात। उसी तरह से हिंदू लोग के साथ होगी। जब 10 हिंदू एक साथ बैठते हैं तो वो मंदिर की बात करेंगे, अपने गौशाला की बात करेंगे, अपने आश्रम की बात करेंगे। वहीं आप इस दोनों को डिवाइड करके 5 हिंदू और 5 मुसलमान बैठाइए, देखिए मंदिर, मस्जिद, गौशाला सबका दब बंद हो जाएगा। उसके बाद देश आगे कैसे बढ़ेगा, तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, परिवार कैसा है, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या कल का रणनीति होगा, कैसे हम लोग आगे प्रोग्राम बनाएंगे, इन सब चीज़ों पे बात होगा। ये हिंदू मुसलमान सब खत्म हो जाएगा, और सिर्फ यार मोहब्बत, दोस्ती यारी रह जाएगी बस। तो आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम से ज़्यादा जुड़े? तो हाथ फैला के स्वागत करने के लिए तैयार है हर जगह। आप आइए तो, मिलिए तो, हमारे सीना से लग के तो देखिए कि हम कितना मोहब्बत करते हैं आपसे, हमारी पार्टी में कितना इज्जत मिलेगा आपको। एक बार आके देखिए, फिर समझ में आएगा। तो इसी के साथ जो टीटू बदवाल साहब यहाँ के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं,
उन्होंने हमें एक बहुत अहम कीमती वक्त दिया है, तो उनके लिए सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। और आपने जो संदेशा सुना कि वो चाहते खुद हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बीजेपी से जुड़े, ताकि वो उस चीज को जाने कि आखिर में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को यूनिटी में कैसे बदला जाए, और उस अगर वो जुड़ेंगे तो उसको सही रिस्पेक्ट और सही मकाम दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये यहाँ से जो कारवां है यही पे सफर खत्म होता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियोस।